नमस्ते एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 2025 का आगमन हुआ है। एक संकल्प लेते हैं कि पूरे साल बहुत खूब अच्छे से मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और अकाउंट्स में अच्छे अच्छे फुल नंबर लेकर आएंगे। ठीक है जी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। मेरे साथ पढ़ेंगे और सिंपल बनाऊंगा इस टॉपिक को। ठीक है जी। तो अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाइएगा और मेरे साथ एक एक बात को लिखना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल बेसिक बातें करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस। सर, अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब क्या लिखवा रहे हैं? बच्चों, पूरे साल भर अकाउंटिंग प्रोसेस चलता रहता है, पूरे साल भर चलता है। किस तरीके से चलता है याद कीजिएगा। बिजनेस के अंदर बच्चों ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। हाँ जी सर। जैसे कभी गुड्स खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, कभी कोई एसेट खरीद लेते हैं फिर उसको बेच देते हैं, रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, कहीं से डिस्काउंट रिसीव होता है, डिस्काउंट अलाउ करते हैं। इस टाइप के पूरे साल भर ट्रांजैक्शंस होती हैं। सर, इन ट्रांजैक्शंस को याद रखना ना बहुत मुश्किल है। हमें तो कल की बात नहीं याद रहती, तो पूरे साल की बातें कैसे याद रखी जा सकती हैं? तो बच्चों, इसके लिए आप क्या करते हैं, बुक्स मेंटेन करते हैं। आप रिकॉर्डिंग करते हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ जी सर, जर्नल के अंदर। यस, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, जर्नल के अंदर। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है तो आपको सिखाया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स मेंटेन कर लो। किसी आदमी की ड्यूटी लगा दो कैश बुक बना, किसी आदमी की ड्यूटी बोल दो परचेस बुक बना, किसी आदमी की ड्यूटी सेल बुक के ऊपर लगा दो। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनती हैं, जिसके लिए हमने एक चैप्टर स्टडी किया था जिसका नाम था सब्सिडरी बुक्स। यस। हाँ जी सर, जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन का काम स्टार्ट होता है, छटनी होती है। मतलब रेंट को अलग कर दिया जाता है, मतलब एक नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट में भेज दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं। तो आपने चैप्टर पढ़ा था, स्टडी किया था, कौन सा बच्चों? सर, लेजर। यस, बिल्कुल इजी टॉपिक थे ये। फिर लेजर की मदद से क्या बनता है बच्चों? लेजर की मदद से आप बनाते हैं, याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस। हाँ जी सर, हमने तो ये चैप्टर भी पढ़ा है, बड़ा आसान था। पढ़ा है ना बच्चों? हाँ जी, बड़ा आसान चैप्टर था। जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो दोनों साइड का टोटल, डेबिट और क्रेडिट का क्या आता है, बराबर आता है। बेटा, ट्रायल बैलेंस समराइज करते हैं, एक तो सारे के सारे अकाउंट्स को, सारे के सारे अकाउंट्स की एक समरी बनाते हैं। और साथ में बच्चों ट्रायल बैलेंस हमें क्या बताता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में, कि जो एक्यूरेसी है डेबिट और क्रेडिट की वो सही है कि नहीं है, आपने सब कुछ सही किया है कि नहीं किया। तो ट्रायल बैलेंस से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में हमें पता लगता है। ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स होती हैं बच्चों। कौन कौन सी होती है दो साइड्स? डेबिट, क्रेडिट। बच्चों, जितने भी एक्सपेंस होते हैं ना, याद रखिएगा, वो ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड में आते हैं? डेबिट। जितने भी लॉस वाले अकाउंट होते हैं वो भी कहां पर आते हैं? ट्रायल बैलेंस की डेबिट में। बच्चों, जितने भी एसेट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो भी पता है कहां पर आते हैं? ट्रायल बैलेंस की डेबिट में। सर, फिर क्रेडिट में क्या आता है ट्रायल बैलेंस में? बच्चों, जितने भी इनकम से रिलेटेड अकाउंट होते हैं ना, वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में शो होते हैं, वहां पे लिखते हैं। अच्छा, जितने भी लाइबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट होते हैं ना बच्चों, वो भी कहां पर आते हैं? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। और ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आता है। अगर बराबर नहीं आता तो सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मालिक भाई साहब बैठे हैं, जो बिजनेस के ओनर हैं, वो बड़े ही एक्साइटेड हैं। किस चीज के बारे में सर? 31 मार्च आ गई, पूरे 12 महीने काम किया। वो कहते हैं 12 महीने का पीरियड की मेरी परफॉर्मेंस बताइए, मेरे बिजनेस की कैसी रही है, क्या किया मेरे बिजनेस ने, कितना प्रॉफिट कमाया, मुझे बताओ। मैंने बड़ी मेहनत की थी, कहीं ऐसा तो नहीं है नुकसान हो गया हो। तो हम ये सब चीजें ढूंढेंगे। वो कहता है कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता दो मुझे, कैसी है, अच्छी है या बेकार है, इसके बारे में भी जानना चाहता है। बड़ा ही इंटरेस्टेड है वो, बड़ा ही एक्साइटेड हो रखा है। ठीक है सर। तो बच्चों, हम उनको ना, मालिक भाई साहब को ये सब चीजें ढूंढ के देंगे, उनके प्रॉफिट बताएंगे, लॉस बताएंगे, उनके स्टेटमेंट के बारे में भी बताएंगे, उनके बिजनेस के
फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी बताएंगे कि उनका बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 12 महीने के अंदर, और पिछले साल के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया, है ना। ये सब चीजें बताएंगे मालिक भाई साहब को। लेकिन ये सब चीजें ढूंढने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करनी पड़ेंगी साल के एंड में 31 मार्च को क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बच्चों हमें पता लग गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर सर हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर लॉस हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीजें जानना चाहेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे तैयार की जाती हैं। तो याद रखिएगा 31 मार्च आ गई तो आपने काम शुरू किया किस चीज का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने का। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर आपको, जब आप बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करेंगे, आपको 3 चीजें बनानी है मोटा मोटा इस चैप्टर के अंदर। क्या, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट सीखना है, पूरी नॉलेज लेंगे। एक बच्चों आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सीखना है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है बिजनेस का। एक चीज और सीखनी है बच्चों, पूरी जिंदगी आपका साथ नहीं छोड़ेगी जब तक आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी बनाना सर इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। यस बच्चों बिल्कुल इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। सर थोड़ी सी और बातें बताओ, मजा आ रहा है। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों नॉमिनल अकाउंट होता है। सर ये क्या मतलब, बच्चों नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, जो किसी भी लॉस से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, जो किसी इनकम जो किसी इनकम से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, वो सारे के सारे बच्चों नॉमिनल अकाउंट होते हैं, है ना। जो किसी गेन से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, मुनाफे से रिलेटेड, वो सारे के सारे बच्चों नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं आपको, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में ये। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर हमें पता लग गया नॉमिनल अकाउंट है, याद रखेंगे हम, है ना। ठीक है सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे हम बच्चों, इस अकाउंट से हमें ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को कैलकुलेट करने में मदद मिलेगी। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बना देंगे ना, तो या तो ग्रोस लॉस निकलेगा या ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा। सर ये होता क्या है, रुक जाइए अभी बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर ये क्यों बना रहे हैं बच्चों, बिजनेस का नेट प्रॉफिट, या अगर बिजनेस मुनाफे में नहीं गया तो कितना नुकसान हुआ, ये कहां से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बच्चों। ठीक है सर, बैलेंस शीट बताओ कौन सा अकाउंट होता है बच्चों, हर चीज अकाउंट थोड़े ना होगा, ये अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती, तो बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट है एक स्टेटमेंट जो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी कि हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म किया है पिछले साल के मुकाबले, हमारे बिजनेस की कितने की संपत्ति है, कहां कहां हमने पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर, मालिक का कितना पैसा इन्वेस्टेड है, ये हमें बैलेंस शीट बताएगी। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी बात है बिजनेस के लिए और बिजनेसमैन के लिए भी। अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी, कर्ज में डूबा हुआ बिजनेस है, तो बिल्कुल बेकार बात है, आने वाले समय में बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो ठीक है सर, ट्रेडिंग अकाउंट सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखना है, बैलेंस शीट सीखनी है। ठीक है सर, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो बच्चों जब भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट लिख लेना। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे बच्चों ये लिखना मत भूलना, फॉर द ईयर एंडिंग। सर ये क्या, फॉर द ईयर एंडिंग, एक एक चीज बताओ सर हमें, फॉर द ईयर एंडिंग। बच्चों अगर आप 23-24 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहां पर लिख देना 31 मार्च 2024। अगर आप 22-23 का क्वेश्चन कर रहे हैं, 22-23 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, तो यहां पे लिख देना 2023। सर थोड़ी सी जानकारी और दो, ये फॉर द ईयर एंडिंग क्यों लिखा बच्चों, जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसके अंदर ना 1 अप्रैल से लेकर 12 महीने बाद 31 मार्च आता है। इस पीरियड के दौरान जितनी भी इनकम हुई इस पीरियड के दौरान, पूरे 12 महीने में जितने भी एक्सपेंस और लॉस हुए, सारे के सारे इस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो बच्चों जो ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर पूरे साल की इनकम आती है, पूरे 12 महीने की, पूरे 12 महीने के एक्सपेंस आते हैं। तो ये पूरे 12 महीने को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है, तो यहां भी लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, तो सर फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज,
बच्चों जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ट्रायल बैलेंस बना बनाया दिया जाएगा। अब उस ट्रायल बैलेंस के अंदर, जैसे ये ट्रायल बैलेंस है, उस ट्रायल बैलेंस के अंदर लगभग क्वेश्चन के अंदर 25-30 अकाउंट दे रखे होंगे, जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, ये सब कुछ गिवन होगा किसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो बच्चों जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी अकाउंट है, कोई एक्सपेंस है, कोई लॉस है, कोई एसेट है, कोई लाइबिलिटी है, तो जितने भी एसेट वाले अकाउंट होंगे वो बैलेंस शीट में जाएंगे, जितने भी लाइबिलिटी वाले अकाउंट होंगे बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लाइबिलिटी आती हैं, आप सब जानते हैं या आज जान जाएंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या आएगा सर, एक्सपेंस आते हैं बच्चों, लॉस आता है और इनकम आती है। तो जितने भी एक्सपेंस, लॉस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट बच्चों आपको दिखेंगे कहां पर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्सपेंस, लॉस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा सर जो एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में, बच्चे कुछ एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएंगे, कुछ एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, कुछ इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी और कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपको छटनी करनी है, वो अभी हम सीखते हैं। तो ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा सर, पहले तो राइट साइड बच्चों क्रेडिट साइड होती है, लेफ्ट साइड बच्चों डेबिट साइड होती है। डेबिट साइड में एक्सपेंस आते हैं बच्चों, क्रेडिट साइड में हमेशा जिंदगी में आप इनकम लिखेंगे। ठीक है सर, ये भी लग गया पता। सर कौन सी इनकम लिखनी है यहां पे बच्चों, जो बिजनेस की मेन इनकम है, मतलब सर डायरेक्ट इनकम, जो बिजनेस की मेन इनकम है, जिस चीज में आपका बिजनेस डील कर रहा है, मैं कपड़े का व्यापार कर रहा हूं तो कपड़े को बेच कर जो पैसा आता है वो मेरी डायरेक्ट इनकम है, मैं उसको पता क्या बोलता हूं बच्चों, सेल्स। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी सेल गिवन होगी, जितने भी अमाउंट की सेल गिवन होगी आप यहां पर लिख लीजिएगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको सेल्स रिटर्न भी दे रखी हैं और उसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ट, मतलब कस्टमर सामान ही वापस करके चले गया, तो इसका मतलब वो बिका ही नहीं, तो वो इनकम बना ही नहीं, तो वो यहां से आप माइनस कर देना। सेल्स रिटर्न, इसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ट, यहां से बच्चों माइनस कर देना। ठीक है, यहां पे इनकम आ गई। अब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में क्या आएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में ना याद रखना जिंदगी भर, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। कौन से एक्सपेंस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है बच्चों, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है बच्चों, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। सर थोड़ा सा और भी बता दो, और भी एक्सप्लेन कर दो, और भी नॉलेज दे दो बच्चों। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते समय जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा काम फर्नीचर बनाने का, फर्नीचर डीलर हूं, मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट करते समय जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है और उनको मैं डायरेक्ट एक्सपेंस बोलता हूं, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे। ठीक है, तो आप ट्रायल बैलेंस से छटनी कर लेना, जो भी एक्सपेंस फैक्ट्री और प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपको लगेंगे यहां पर उठा के लिख देना। सर थोड़ा सा बताते रहो बच्चों, पिछले साल ना 31 मार्च को काफी सामान ऐसा था जो बिक ही नहीं पाया, अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का बच्चों वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है और इस साल का एक्सपेंस ट्रीट होगा। तो क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस में आपको जो ओपनिंग स्टॉक दिखेगा वो आप यहां पे लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखा ही होगा आपको, मतलब दे रखा होगा ट्रायल बैलेंस में, उठा के लिख लीजिएगा बच्चों। फिर हम क्या करते हैं, खरीदारी भी करते हैं। मैं फर्नीचर का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मैंने और वुड खरीदी, जब मैं वुड को खरीदता हूं तो टर्म यूज करता हूं क्या, परचेस। तो जितनी भी परचेस होगी बच्चों यहां पे लिख लेना। ठीक है, ये दो चीजें तो क्वेश्चन में आएंगी आएंगी। अच्छा बच्चों, कई बार क्वेश्चन में परचेस रिटर्न गिवन होगी, परचेस रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स, वो बच्चों यहां से माइनस कर देना, वो खर्चा ही नहीं हुआ, सामान ही वापस कर दिया, तो खर्चे से हटाएंगे। तो यहां से परचेस रिटर्न और दूसरा नाम इसका क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स, माइनस कर देना। मतलब यहां पर सर इसका मतलब नेट परचेस लिखनी होती है, सही पकड़ा आपने, इसको क्या बोलते हैं, नेट परचेस। और बताओ बच्चों, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते समय कैसे कैसे खर्चे होते हैं, लो जी लिखिए जी। सर लेबर होती है वहां काम करती है, उसको हम पता क्या देते हैं, वेजेस, तो वेजेस का खर्चा आएगा बच्चों यहां पे। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री की लाइटिंग के बारे में बता रखा होगा, फैक्ट्री लाइटिंग,
लिख देना बच्चों यहां पे, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री का खर्चा है। टू टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स रिलेटेड टू फैक्ट्री। बेटा फैक्ट्री में जितनी भी एसेट्स हैं उनके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। और कैसे कैसे खर्चे हो सकते हैं बच्चों, लिखो टू फ्राइट। फ्राइट का खर्चा आपको दिखेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, यहां उठा के लिख देना। सर क्या होता है फ्राइट? भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब सेलर के गोडाउन से लेकर परचेज, जो हमारा गोडाउन है वहां तक आने में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ उसको फ्राइट बोलते हैं। अगर आप ये खर्चा नहीं करेंगे तो आपके गोडाउन तक रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा, फिनिश गुड्स कैसे बनेगा फिर? तो इसका मतलब ये कौन सा खर्चा हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंस। आपको करना पड़ेगा तभी सामान आपके गोडाउन तक पहुंचेगा और तभी आपकी फैक्ट्री में जाके फिनिश गुड्स बनेंगे। और क्या लिखना है सर? टू कैरिज इनवर्ड। बच्चों सर ये क्या होता है कैरिज इनवर्ड? बच्चों जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जैसे मान लीजिए मैंने रेलवे के थ्रू सामान मंगाया, तो रेलवे मेरा सामान लेके आ चुकी है। अब रेलवे के गोडाउन से मेरे गोडाउन तक जो भी किराया पड़ रहा है मुझे ट्रांसपोर्टेशन का, उसको बोलते हैं कैरिज इनवर्ड। अगर आप ये किराया नहीं पे करेंगे, ये खर्चा नहीं पे करेंगे, तो सामान आपके वहां तक कैसे पहुंचेगा और सामान कैसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा? तो कैरिज इनवर्ड का खर्चा भी कौन सा खर्चा होता है बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो उठा के यहां पे लिख देना। सर और बताओ और क्या आ सकता है? फैक्ट्री के खर्चे, लो जी, टू कॉल, गैस, पावर, ये लिख लीजिएगा। अच्छा और लिख लीजिएगा टू डॉक चार्जेस। जैसे हम किसी दूसरी कंट्री से सामान मंगाते हैं तो बाय शिप आता है ना सामान, तो वहां पे क्लियरिंग चार्जेस होते हैं। सामान को छुड़वाने के लिए कुछ आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिसमें से एक नाम डॉक चार्जेस भी है, वो भी यहीं पर लिख देना। ठीक है। टू एक्साइज ड्यूटी, टू कस्टम ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है ना उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये भी आएगा। कस्टम ड्यूटी दोबारा से बता रहा हूं, किसी कंट्री से आप बाय शिप सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, तो वो भी आएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ खर्चे आ जाएंगे। लगभग मैंने मोटे मोटे लगभग सारे खर्चे यहां पर लिख दिए जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। इसके बाद बच्चों सुनिए ध्यान से, इधर वाली साइड ना आपको, इधर वाली साइड बच्चों आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। अच्छा क्या बच्चों ये इनकम है? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ना बच्चों एसेट होती है। अच्छा सर फिर इसको इनकम साइड में क्यों लिखा, बताइए इसका रीजन तो आप। ठीक है सुनो बच्चों ध्यान से, मैं कह रहा हूं आपके पास ना जो पहले से बचा हुआ सामान पड़ा था उसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। कितनी थी? 5 लाख। फिर आपकी फैक्ट्री में जो खर्चा हुआ, ये सारे खर्चे, इनका मैं सम कर रहा हूं तो ये बने मान लीजिए 15 लाख। ठीक है जी, 5 लाख रुपए का सामान पहले से पड़ा था, 15 लाख रुपए के खर्चे आपने और कर दिए। ठीक है, आपने क्या किया, आपका टोटल खर्चा हो गया 20 लाख रुपए बच्चों। इसमें से 15 लाख वाला सामान आपने मार्केट में बेच दिया और वो पता है कितने का बिका? मैं कह रहा हूं जी आपका सामान वो बिका 20 लाख रुपए का। बताओ बच्चों मुझे प्रॉफिट कितना? बच्चों ध्यान से बात को पकड़ना, मैं कह रहा हूं 5 लाख रुपए का सामान पहले से पड़ा था, 15 लाख रुपए का खर्चा और किया, तो 20 लाख रुपए का कॉस्ट हो गया सामान, 20 लाख रुपए का खर्चा आ गया। मैं कह रहा हूं उसमें से 15 लाख वाला सामान आप मार्केट में बेचने गए और आपने उसको कितने रुपए में बेच दिया? 20 लाख रुपए में। ये लिखा हुआ 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में निकाल दिया वो सारे का सारा सामान। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं बच्चों, मुझे प्रॉफिट बता दो बिजनेस में कितना हुआ। बच्चों इनकम साइड में 20 लिखा हुआ है और इधर 5 और 15, 5 और 15 ये भी 20 है। ये 20 लाख और 20 लाख जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन बिजनेस में तो प्रॉफिट हुआ है। आप खुद देखो, सामान बनकर तैयार हुआ 20 लाख रुपए का, उसमें से 15 लाख रुपए की कीमत वाला सामान मार्केट में जब बेचा तो कितने में बिक गया? 20 लाख रुपए। इसका मतलब बच्चों प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपए। कितने का सामान नहीं बिका अभी तक मार्केट में? 5 लाख रुपए। तो इसके ऊपर प्रॉफिट आज की डेट में कैलकुलेट नहीं हो सकता, बाद में कैलकुलेट होगा जिस दिन ये बिकेगा।
तो बच्चों मुझे क्या करना है, आपने डेबिट साइड में 20 लाख रुपए लिख दिए, ओपनिंग स्टॉक के 5 लाख और बाकी के खर्चों के कितने 15 लाख, 20 लाख रुपए लिखे गए। इसमें से 5 लाख का इफेक्ट हटाओ क्योंकि वो सामान बिका नहीं मार्केट में, उसके ऊपर आज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो बच्चों मुझे डेबिट में 20 लाख रुपए लिखा है, उसमें से 5 लाख रुपए हटाने हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, क्रेडिट साइड में 5 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूं। जैसे ही मैंने यहां से 5 लाख रुपए लिखा तो 5 लाख का इफेक्ट 5 लाख से क्या हो गया, नलीफाई हो गया, खत्म हो गया 5 लाख का 5 लाख से इफेक्ट। ठीक है जी, नलीफाई कर दिया मैंने इसको। तो 5 लाख का इफेक्ट 5 लाख से नलीफाई हो गया, तो यहां पर कितना रह गया 15 लाख। जब आप इसको 20 लाख से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा कितना, 5 लाख रुपए। तो देखो ना, सिंपल बात, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट का टोटल रफ में किया मैंने 20 और 5 25 लाख लिख लिया। 25 लाख में से ये माइनस करो, डेबिट का टोटल कितना था 20 था ना, तो कितना डिफरेंस आया 5 लाख रुपए। इसको बोलेंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलना है बच्चों इसको, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इधर का भी टोटल कितना हो गया सर, पहले 20 लाख था उसमें 5 लाख रुपए और लिखो तो 25 लाख हो गया। तो कहने का मतलब है बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मतलब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप दोनों साइड का टोटल लिख लेना, दोनों साइड का टोटल लिख लेना। मान लेते हैं क्रेडिट का टोटल इस क्वेश्चन में कितना आया था 25 लाख, डेबिट का कितना आया था 20 लाख। तो दोनों में से हायर कौन सा है सर, ये है हायर। तो दोनों का जो टोटल में अमाउंट लिखना है वो हायर वाला लिख देना 25 लाख। 25 माइनस 20 कितने का प्रॉफिट आ गया, 5 लाख रुपए का। क्लियर है बात, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब पता है क्या है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब नेट सेल्स, जितने में सामान बिका उसमें से माइनस कर दो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने बेचे उसकी कॉस्ट माइनस कर दो। मैंने जो गुड्स बेचे थे बच्चों उसकी कॉस्ट पता है कितनी थी, ये थी कॉस्ट उसकी कितनी 15 लाख। मैंने कितने में बेचा था उसको 20 लाख। तो क्या निकला था 5 लाख रुपए का बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट है क्या, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बेचे आपने उसके ऊपर आपने कितने का प्रॉफिट कमाया, वो है। ठीक है जी सर। अब इसके बाद क्या बनेगा सर, इसके बाद बच्चों लिखो आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर क्या लिखेंगे आप, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी साल है। आप 22-23 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2023 आ जाएगा। अगर आप 23-24 का क्वेश्चन कर रहे हैं, 23-24 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2024 आ जाएगा। ठीक है, फॉर द ईयर क्यों लिखते हैं अभी समझा के हटा हूं आपको। ट्रेडिंग अकाउंट का जो लॉजिक था वही लॉजिक यहां पे लग रहा है। फॉर्मेट इसका भी बिल्कुल सिंपल रहेगा बच्चों, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की तरह है। हाँ जी सर, ठीक है सर। राइट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट। सर अब यहां पर क्या आता है बच्चों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ऑफिस के एक्सपेंस या और कहीं पर भी आपका खर्चा हो रहा है, कहीं पर भी बिजनेस के अंदर नुकसान हुआ, सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दो। ठीक है, मेन इनकम कहां पर आ गई थी बिजनेस की, मेन इनकम जो गुड्स को बेचकर आती है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ गई थी। इसके अलावा जितनी भी इनकम्स है वो इनडायरेक्ट इनकम है, वो कहां पर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगी। कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर कैलकुलेट हुआ था यहां पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया था वो सबसे पहले कहां पे ट्रांसफर होगा सर, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस के अंदर बाकी जितनी भी इनकम दिखेंगी सेल को छोड़कर सब लिख लेना। सर कैसी कैसी इनकम दिखाई हो सकती है, बेटा आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, आप सब जानते हैं, जैसे रेंट रिसीव। ठीक है बच्चों, और भी लिखो, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है सर, बाय सेल ऑफ स्क्रैप बच्चों, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय डिविडेंड रिसीव बच्चों। हम शेयर्स खरीदते हैं ना कंपनीज में, कंपनीज में शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या मिलता है, वहां से इनकम आती है बच्चों, डिविडेंड। कहीं पर आपने एफडी करवा दी, पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करवा दिए बच्चों, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और वहां से आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और कहां से आ सकती है सर इनकम, बताइए। आपको फायदा हो सकता है, मान लेते हैं आपने कोई अपनी एसेट बेच दी, उसको एसेट को बेच के फायदा हो जाए तो यही लिखना है फायदा।
बाय गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। और कहां से हो सकता है सर फायदा? बाय गेन ऑन, मैंने एक कंपनी के शेयर खरीद रखे थे 1,20,000 के, मैंने आज उसको बेच दिया 1,80,000 रुपए में, 1,80,000 कीमत हो रखी थी, डिफरेंस जो भी होगा गेन है बच्चों आपका, क्या नाम देंगे? बाय गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाय मिसलेनियस इनकम, कोई और इनकम भी दे रखी है, ठीक है। तो जितनी भी इनकम्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेंगी सेल को छोड़कर, सारी बच्चों यहां पे लिख देना। ये कौन सी इनकम्स हैं बच्चों? ये कौन सी इनकम्स हैं? ये इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स। अब बच्चों ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी एक्सपेंस फैक्ट्री या प्रोडक्शन से रिलेटेड थे वो आपने भेज दिए थे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। बाकी जितने भी एक्सपेंस हैं जैसे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस, कोई लॉस है, सारे के सारे कहां पर भेज देना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है जी, उठा उठा के। तो लो जी, जैसे और कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? सैलरी का खर्चा, ऑफिस में जो इंप्लॉइज काम करते हैं उनको आप सैलरी देते हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, और बच्चों पोस्ट ऑफिस पोस्टेज का खर्चा, और बच्चों स्टेशनरी का खर्चा, और बच्चों डेप्रिसिएशन का खर्चा भेज देना यहां पे। और बच्चों बताओ फटाफट, ऑफिस एक्सपेंस और ट्रेड एक्सपेंस। हाँ, आपने इंश्योरेंस करवा लिया गाड़ी का, बाइक का या किसी प्रॉपर्टी का, टू इंश्योरेंस, ये भी खर्चा है। और बताओ बच्चों और कौन से खर्चे आएंगे? लिखते जाइए। लॉस लिखते हैं, जैसे बैड डेट्स आपका लॉस है, बैड डेट्स हो गया, टू ऑफिस लाइटिंग, और बच्चों रेंट का खर्चा, है ना, और बच्चों टू इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा बच्चों, टू जनरल एक्सपेंस, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ऐसे खर्चे हैं, मैंने कुछ खर्चों के नाम लिखे हैं, कुछ खर्चों के नाम लिखे हैं, ठीक है। तो ये कुछ खर्चों के नाम लिखे, अब क्या करना है बच्चों? इसके अलावा और भी बड़े सारे खर्चे गिवन हो सकते हैं, मैं आपको इसका पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दे दूंगा, पूरा फॉर्मेट बना के आपको दे दूंगा, जो मैक्सिमम चीजें आ सकती हैं वो सारी चीजें आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बस मेरा मकसद इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक में आपको ये समझाना था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट में आता है इनडायरेक्ट इनकम, ट्रेडिंग के डेबिट में आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ, क्रेडिट में क्या आता है? डायरेक्ट इनकम। ये समझाना मेरा वो था मेन मकसद आज के लेक्चर में। लेकिन फिर भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी पूरी लिस्ट दूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में मैक्सिमम चीजें क्या आ सकती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैक्सिमम चीजें क्या आ सकती हैं, ठीक है। उसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा। अब बच्चों करना क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का ना क्रेडिट का टोटल आप रफ में मार लेना। ये लो क्रेडिट का टोटल कर लिया, मैं कह रहा हूं जी आपका क्रेडिट का टोटल आया 9 लाख रुपए, और बोलो आपने डेबिट का टोटल किया, आपका डेबिट का टोटल आया 5 लाख रुपए बच्चों, दोनों में से हायर कौन सा है? क्रेडिट वाला ना, तो बेटा टोटल वाले बॉक्स में आप हायर वाला लिख दीजिए 9 लाख, 9 लाख बच्चों। इसका मतलब इनकम 9 लाख रुपए है, एक्सपेंस 5 लाख रुपए है, ठीक है। एक्सपेंस कितने? 5 लाख रुपए बच्चों। 9 में से 5 लाख जब जाएगा तो कितना बचेगा? 4 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए क्या है? बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट, मतलब बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया। तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हमने इनकम लिखी थी, डेबिट में एक्सपेंस लिखा था, और पता लग गया था कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ। अब बच्चों इसी चैप्टर के अंदर आपको और क्या सीखना है? इसी चैप्टर के अंदर बच्चों आपने सीखनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं बच्चों एज एट 31 मार्च, जो भी साल है, मान लेते हैं 2024 है तो 2024 लिखते हैं ना, 2025 है तो 2025, 2023 है तो 2023, है ना, जो भी होगा। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों लाइबिलिटीज होती हैं, क्या आती हैं? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज रुपीज, राइट हैंड साइड बच्चों कौन सी होती है? एसेट वाली। तो ये फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। सर एक चीज बताओ,
ये एज एट क्यों आया यहां पे, वहां पे फॉर द ईयर आ रहा था बेटा। बैलेंस शीट के अंदर पूरे साल की एसेट्स नहीं आती, पूरे साल की लाइबिलिटीज नहीं आती, बल्कि 31 मार्च को बिजनेस के पास कितने की एसेट्स हैं कितने की लाइबिलिटीज हैं वो आती हैं, इसलिए यहां पे एज एट आता है। वहां पर पूरे साल की इनकम पूरे साल के एक्सपेंस आते थे, यहां पर क्या आता है 31 मार्च को कितना कैश पड़ा है, 31 मार्च को कितना बैंक बैलेंस है, 31 मार्च को कितने के डेटर्स है, 31 मार्च को बिल्डिंग की कीमत क्या है, 31 मार्च को लोन कितने का चल रहा है, 31 मार्च का डाटा इसके अंदर आएगा बैलेंस शीट के अंदर, तो एज एट लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड एसेट साइड होती है बेटा, तो यहां पर एसेट्स के बैलेंस आते हैं, जैसे कैश हमारी एसेट होती है, बैंक हमारी एसेट होती है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस जो गिवन होगा उसमें एसेट का बैलेंस हमेशा कौन सी साइड पे गिवन होगा, याद रखिएगा डेबिट साइड में, और लाइबिलिटी का बैलेंस बच्चों कौन सी साइड में गिवन होगा, हमेशा क्रेडिट साइड में, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, और बताओ बच्चों एसेट्स के नाम, सर डेटर्स, और बताओ बच्चों एसेट्स के नाम कुछ भी है ना, बताओ। बिल्डिंग आप लिखिए, और भी जो भी आपको याद आ रहे हैं। लो जी, लोन, लोन सर लाइबिलिटी होता है, नहीं बच्चे, अगर हमने लोन किसी को दिया है तो एसेट है, अगर हमने लिया है तो लाइबिलिटी है। तो बच्चों अगर लोन ना आपको डेबिट में दिख जाए ना ट्रायल बैलेंस में, एसेट है बच्चों फिर वो। लैंड, फर्नीचर, ओके। कुछ इंटेंजिबल एसेट के नाम बताओ बच्चों, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स के नाम, है ना। सर पेटेंट इंटेंजिबल एसेट होती है, यस। सर गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है, यस। सर कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट होती है, यस यस। और भी बताओ बच्चों, कुछ करंट एसेट्स के नाम बताओ बच्चों, कुछ करंट एसेट्स के नाम बताओ। प्रीपेड एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। बच्चों पता है आपको, किसी भी एक्सपेंस अकाउंट से पहले अगर प्रीपेड लग जाए एसेट होता है, अगर किसी भी इनकम अकाउंट से पहले एक्रूड लग जाए एसेट होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, हॉर्स, कोई भी एनिमल क्या बोलते हैं उसको, याद है आपको, लाइफ स्टॉक। तो मोटा मोटा मैंने यहां पे कुछ एसेट्स के नाम लिख दिए, ये एसेट्स का टोटल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरी, नेक्स्ट लेक्चर उससे भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पूरा फॉर्मेट दूंगा, मैक्सिमम चीजें जो भी हो सकती हैं। अच्छा सर, कुछ लाइबिलिटीज के नाम बताओ बेटा। इंटरनल लाइबिलिटी, पहले इंटरनल लाइबिलिटी लिखते हैं। सर कौन सी होती है इंटरनल लाइबिलिटी, कैपिटल इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि मालिक और बिजनेस एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जो मालिक का पैसा बिजनेस के अंदर लगा हुआ है वो कैपिटल है, लेकिन वो इंटरनल लाइबिलिटी होता है। बिजनेस के ऊपर कर्ज है लेकिन इंटरनल, बिजनेस ने मालिक को छोड़कर अगर किसी और से कर्ज उठा रखा है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ओपनिंग स्टॉक के अंदर ऐड कर दो बच्चों बिजनेस का नेट प्रॉफिट, अगर बिजनेस के अंदर लॉस हुआ तो माइनस करना है। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी हैं तो यहां से माइनस करते हैं, मालिक के अकाउंट में से डिडक्ट कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन में फर्दर कैपिटल दिख जाए आपको, यहां पे प्लस कर देना, सॉरी प्लस कर देना। और बताओ कुछ फिर यहां पर जो कैपिटल आएगी वो कौन सी लाइबिलिटी, वो कौन सी कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल होती है। अच्छा और बताओ, बैंक लोन आ जाएगा इसमें। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी होती है, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी। और बताओ बच्चों, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी, और क्रेडिटर्स। बेटा किसी भी एक्सपेंस अकाउंट से पहले अगर आउटस्टैंडिंग लग जाए वो भी लाइबिलिटी हो जाता है, ठीक है। बेटा अगर किसी भी इनकम अकाउंट से पहले अनअर्न लग जाए, अनअर्न, वो भी लाइबिलिटी हो जाता है। अच्छा आउटपुट जीएसटी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी। जो इनपुट जीएसटी होता है वो एसेट में आता है, ठीक है। तो बच्चों लाइबिलिटी का टोटल भी कर लेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा और हमेशा इक्वल होता है, कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकता। तो बच्चों आज का लेक्चर हमने डिस्कस किया
टॉपिक के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको बोला जाता है। एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनती है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में एक्सपेंस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में इनकम आती है, डायरेक्ट इनकम, सेल, है ना। डायरेक्ट डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस। फिर जब दोनों साइड का टोटल आपस में कंपेयर होता है, इनकम और एक्सपेंस का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है या फिर ग्रॉस लॉस। फिर इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है। फिर इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं। इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम को छोड़कर, सेल को छोड़कर बाकी सारी इनडायरेक्ट इनकम गिरते हैं उसमें। प्रोडक्शन, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस तो आगे ट्रेडिंग में, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस आएंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में, और बाकी सारे लॉस भी इसके अंदर आ जाएंगे जो भी क्वेश्चन के अंदर होंगे, और बाकी अदर एक्सपेंस भी इसके अंदर आ जाएंगे। फिर इनकम और एक्सपेंस का टोटल करके आपस में कंपैरिजन होता है। अगर इनकम ज्यादा आती है, एक्सपेंस का टोटल कम आता है, नेट प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस ज्यादा आता है, इनकम कम आती है, नेट लॉस। ठीक, यस सर। इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की राइट साइड एसेट साइड, लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड। जितनी भी एसेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगी, डेबिट में गिवन होती हैं वो ट्रायल बैलेंस में, एसेट में लिख देना। जितनी भी लायबिलिटीज हैं ट्रायल बैलेंस की, क्रेडिट साइड में गिवन होती है, लायबिलिटी में लिख देना। दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा, बराबर। ठीक है जी, डन। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के टॉपिक में हम इसके आगे की बात स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।